अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह बखैर पाकिस्तान और मैं हूं सामिया राशिद। आप सबको बहुत बहुत सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग और कैसा गुजर रहा है आज का दिन? कैसी गुजर रही है आज की गर्मी? जी, गर्मी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है, लेकिन इसके साथ साथ दुख ये है कि लोड शेडिंग में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। जैसे ही गर्मी बढ़ती है हमारे मुल्क में लोड शेडिंग भी बढ़ने लग जाती है, जो कि बिल्कुल गलत है। बेचारी आवाम कहाँ जाए? आखिर कब मिलेगी आवाम को बिजली, पानी और बुनियादी ज़रूरियात जो कि हमारा हक है? हम इसके लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। आज भी इसी आवाज़ उठाने के साथ अपने शो को मूव ऑन करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी उबैद खान, ब्यूरो चीफ रोज़ न्यूज़ लाहौर से। लाहौर में जो गैर रजिस्टर्ड तालीमी इदारों की तादाद जो है वो 1349 तक पहुँच गई है, जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने 748 स्कूल्स को सील करने का फैसला कर दिया। इस हवाले से रिपोर्ट शेयर करेंगे उबैद खान जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सामिया। बिल्कुल ये हमने देखा था कि अभी हालिया ही माजी में एक एकेडमी जो थी उसकी छत गिरी थी। उसके बाद भगवानपुरा में फिर दूसरा वाकया होता है, एक स्कूल और एकेडमी की दोबारा से छत गिरती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जिला इंतजामिया जो है वो काफी मुतहर्रिक हो चुकी है और जिला इंतजामिया ने देर आए दुरुस्त आए, हम कह सकते हैं कि एजुकेशन अथॉरिटी ने उसके बाद अपना काम जो था वो शुरू कर दिया था। और उस काम के साथ ही जो बहुत सारे ऐसे स्कूल थे जिनको पहले भी रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिस जो थे वो जारी किए गए थे, मगर ताहाल वो जो स्कूल थे वो अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवाते थे। और कुछ खामियां एजुकेशन अथॉरिटी और एजुकेशन सिस्टम में भी मौजूद थी डिपार्टमेंट के अंदर। लोग कहते हैं कि वो अपने स्कूलों को रजिस्टर करवाना चाहते हैं, मगर कुछ मैकेनिज्म इस तरह का बनाया जाता है कि वो उसके मुताबिक शायद वो खुद को रजिस्टर नहीं करवा पाते हैं। खासकर अगर बात करें तो शहर के अंदर अब 30 स्कूल ऐसे हैं जिनको जो गैर रजिस्टर्ड हैं, जिनको फौरी फिलफौर सील करने का फैसला कर लिया गया है। इनको पहले वार्निंग नोटिस जो थे वो जारी किए गए थे, मगर अब जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी लाहौर है उन्होंने जिला इंतजामिया से ताल्लुक के लिए एक एप्लीकेशन भी मूव कर दी है। और करीबन 700 से ज्यादा स्कूल ऐसे शहर के अंदर मौजूद हैं जिनके ऊपर काम अब मुकम्मल कर लिया गया है। और ये कहा जा रहा है कि वक्त गुजरने के साथ जल्द अज जल्द उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पहले मरहले में तमाम तर स्कूलों को वार्निंग जारी की गई है और ये कहा गया है कि वो खुद को जल्द अज जल्द रजिस्टर करवा लें ताकि उन्हें परेशानी का सामना ना करना पड़े। मगर उसके साथ साथ दूसरी जानिब अब देखना ये होगा कि इससे पहले भी एक कमेटी तश्कील दी गई थी, होमवर्क जो था वो किया गया था, मगर उसके बाद कुछ नहीं हुआ था। लेकिन अब जाहिर है कि जो 2 सानिया लाहौर के अंदर हुए हैं और ये इंतहाई अफसोसनाक हैं, जिसमें एक सानिया था जिसमें 14 बच्चे, छोटे मासूम बच्चे थे जो जाँ बहक हुए थे। उसके साथ दूसरा कुछ रोज बाद सानिया होता है, उसमें भी एक शख्स जो है वो जाँ बहक होता है। तो इस तरह की बहुत सारी इमारतें शहर के अंदर मौजूद हैं कि जिनकी बिल्डिंग जो है बिल्डिंग और उसके अलावा जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है वो मुकम्मल ठीक नहीं है। उन स्कूलों को भी देखना है। उसके साथ साथ आपने ये भी देखना है कि कौन से स्कूल जो हैं कि वो एसओपीज और दायरा कार के अंदर आते हुए चल सकते हैं। और आपने ये भी देखना है कि स्कूल एजुकेशन सिस्टम जो है कि अब जाहिर है कि लोग जो हैं बहुत ज्यादा तंग हैं। वो प्राइवेट फीसें करने के बाद परेशान हाल हैं। प्राइवेट स्कूल जो हैं मुख्तलिफ मकामात पर उनकी भारी फीसें हैं, उनको भी देखना है। उसके अलावा जिस तरह अभी छुट्टियां चल रही हैं, समर कैंप लगे हुए हैं, समर है तो वोकेशन है, इसके भी पैसे जो हैं वो चार्ज किए जाते हैं लोगों से। तो इसके ऊपर भी आपने काम करना है और देखना है कि कहीं पे ऐसा हो तो नहीं रहा, जो एसओपीज बनाई गई हैं कहीं पे उसकी खिलाफ वर्जी तो नहीं हो रही है। तो ये तमाम तो सूरत हाल है शहर के अंदर। हम कह सकते हैं कि अभी छुट्टियां हैं और जिस तरह से ये वक्त गुजरेगा तो ये कार्रवाइयां मजीद इसके अंदर तेजी आएगी। और जिला इंतजामिया के ताउन के साथ हमें अब ये महसूस होने लगा है कि जिस तरह से सर्वे किए जा रहे हैं एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से और जिस तरह स्कूलों को चेक किया जा रहा है, तो यकीनन ये कार्रवाई होना बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटे बच्चे, छोटी क्लासें भी होती हैं और बहुत सारे स्कूल तो ऐसे हैं कि जिनमें सिर्फ छोटी क्लासेस ही होती हैं। पहली जमात से लेकर 5वीं जमात तक तालिबे इल्म पढ़ते हैं जिनकी उम्रें बहुत छोटी होती हैं। इस तरह ये स्कूल हो गए। इसी तरह से अकेडमीज हैं जो मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद हैं। आपने उन अकेडमीज को भी देखना है कि क्या वाकई ही जिस तरह से अभी सानिया हुआ है मादी के अंदर, इस तरह से उनकी छतों की सूरत हाल है, क्या वहाँ पर एजुकेशन का हासिल मुमकिन है या नहीं है। इन तमाम सूरत हाल को देखकर फिर आपको एजुकेशन सिस्टम के मेयार को बेहतर बनाना होगा। इसके ऊपर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके साथ साथ आपको जो
सरकारी स्कूल हैं, सरकारी इदारे हैं, उनके ऊपर भी काम ज़रूरी है करना। हमने अभी माज़ी में जिस तरह एक वीडियो चलाई थी, हमने देखा था कि स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल था, गवर्नमेंट स्कूल की इमारत इस तरह खस्ता-हाल थी, छत ऊपर मौजूद नहीं थी और स्कूल की इमारत के अंदर जो थे कि जानवर बंधे हुए थे, लोगों के मवेशी बंधे हुए थे। तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है एजुकेशन सिस्टम के ऊपर भी कि जो आया कि एक तरफ तो ये कहा जाता है कि अपने बच्चों को सरकारी इदारों के अंदर लेकर आएँ और क्योंकि वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम जो है बहुत बेहतर है और मियारी सिस्टम है और उसके साथ-साथ एजुकेशन का मियार बहुत बुलंद हो चुका है। तो दूसरी जानिब जो स्कूल और कॉलेजेस हैं, वहाँ पर इमारतें खस्ता-हाल हैं। उसके अलावा वहाँ पर ना तो उस्ताद कभी मौजूद होते हैं, अगर उस्ताद मौजूद हैं तो बिल्डिंग की हालत ऐसी होगी या उसके अलावा दीगर मसाइल ज़रूर होंगे जिनका सामना करना पड़ता है। तो उस चीज़ को भी आपको बेहतर करना होगा, उसके ऊपर भी काम करना होगा। जब आप इन तमाम चीज़ों को बेहतर करेंगे, काम करेंगे तो लोगों का एतमाद बढ़ेगा और लोग खुद ब खुद जो अभी अपने बच्चे को प्रेफ़रेंस करते हैं कि प्राइवेट इदारों के अंदर पढ़ाएँ, प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस के अंदर भेजें, तो फिर वो सरकारी स्कूलों की जानिब भी गामज़न होंगे। ये तमाम तर सूरत-ए-हाल है शहर के अंदर और मगर अब मैं ये इत्मीनान है हमें कि शायद अब इसके ऊपर काम होना शुरू हो चुका है और होप हो कि बहुत जल्द ये काम मुकम्मल होगा। जितने भी गैर रजिस्टर्ड तालीमी इदारे हैं, उनको रजिस्ट्रेशन के लिए अमल शुरू होगा और उनको भी एसओपीज़ के अंदर जो है वो लाया जाएगा। अच्छा, ये हमने हमेशा से देखा है, जब कोई सान्या होता है, कोई हादसा होता है तो उसके बाद उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है और जो होता है उसके ऊपर न्यू पॉलिसीज़ बन जाती हैं, बड़ी सख्ती से एक्शन होता है। लेकिन वो कुछ अरसे के लिए होता है, एक ख़ास फ़ेज़ होता है, एक स्पेसिफ़िक, हमें यही लगता है। जैसे ही ये मामला थोड़ा-सा ठंडा होगा, लोग थोड़ा-सा इसको भूल जाएँगे, दोबारा से वही एक्टिविटीज़ दोबारा स्टार्ट हो जाती हैं। तो क्या समझते हैं अभी ये जो एक्शन लिया जा रहा है, ये किस तरह से इसको आप देख रहे हैं कि क्या ये वाक़ई में आगे जो है फ्यूचर में इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होगा? सामिया हमने देखा है कि माज़ी में भी हुकूमतें पंजाब में रही हैं और इस तरह के सान्या होते रहे हैं और इस तरह के वाक़यात होते रहे हैं और आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि वक़्ती तौर पर हम ज़िला इंतज़ामिया को भी एक्टिव देखते हैं। उसके अलावा जो दीगर मुतल्लिका इदारे होते हैं, उनको भी मुतहर्रिक देखते हैं, मगर वक़्त गुज़रने के साथ सब कुछ नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। ना तो उनके ऊपर काम होता है, वक़्ती जो काम होता है सिर्फ़ वही दिखाई देता है। मगर इस बार वज़ीर आला पंजाब जो हैं मरियम नवाज़ साहिबा हैं और उन्होंने फ़ौरी तौर पर इसके ऊपर कमेटी बना दी है और उसके बाद उन्होंने ताज़ियत भी की थी। लवाहिकीन जो थे वो जो जो छोटे बच्चे थे 14 जो शहीद हुए थे छत गिरने के बाद, उनके घरों में भी वो गई थी और उन्होंने बाकायदा कहा था कि अब ऐसा नहीं चलेगा। अब ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप एजुकेशन सिस्टम में कि इस तरह की इमारतें मौजूद हों, इस तरह के सानिए हों। तो उन्होंने फिलफौर इसके ऊपर एक कमेटी भी बनाई थी और उन्होंने कहा था कि इसके ऊपर जो काम है उसको मुकम्मल किया जाए। अभी तक तो ये दिखाई दे रहा है कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जो कुछ कहा गया है वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता हुआ भी नज़र आया है, उसके ऊपर काम हुआ है। तो इस तमाम अगर चीज़ों का जायज़ा लें और माज़ी को देखें, उसके ऊपर एक नज़र लगाएँ तो हमें ऐसा लगता है कि अब शायद ये होगा और ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखी जाएगी इन तमाम चीज़ों के ऊपर और अगर कुदरती हादसात हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया को अपना काम भी मुकम्मल करना होगा। जो मुतल्लिका इदारे हैं, थैंक यू उनको सो भी मच। मैदान में आना होगा। जी, थैंक यू सो मच उबैद साहब। आपने रिपोर्ट शेयर की अबाउट प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर जो काम हो रहा है, जो इल्लीगल प्राइवेट स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन है, उस पे आपने हमारे साथ बहुत एक एनालिसिस की हुई रिपोर्ट शेयर की है। हमारे साथ मौजूद हैं जी अभी राना उमैर साहब, रिपोर्टर हैं रोज़ न्यूज़ से, जो कि आज हमें एक साल में जो मुल्की मजमूई कर्ज़ है, कितने अरब डॉलर्स का इजाफा हुआ, इस तरह के सवालात का हम उनसे आज जवाब जानेंगे उनकी रिपोर्ट से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैम। जी राना उमैर साहब, आज की आपकी रिपोर्ट जो है वो कर्ज़ों के हवाले से है, मुल्की कर्ज़ों के हवाले से। तो क्या रिपोर्ट आप शेयर करने वाले हैं? जी मैम, थैंक यू मैम। मैंने कुछ अर्सा पहले कहा था कि जो मुकामी कर्ज़े हैं उसमें इजाफ़ा होने जा रहा है और वही एक सैड न्यूज़ कल हमें मौसूल हुई दफ्तर के थ्रू, जो मैंने दफ्तर में उस पर एज लाइव भी किया। मैम उसमें जब एक साल के अंदर जो हमारे कर्ज़े हैं उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को मिला। गुज़िश्ता साल मई 2025 तक ये जो कर्ज़े थे इस पे जो हुकूमत डिपेंड थी वो तकरीबन 76,045 अरब रुपए थे, जो इस साल इजाफा होके अब तकरीबन जो हुकूमत के ज़िम्मे है वो 81,949 अरब रुपए का कर्जा पाकिस्तान के ज़िम्मे है। तो इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है।
मुकामी कर्जों के अंदर जिसमें पाकिस्तान सूद भी अदा करेगा, उसमें बैरूनी कर्जे हैं, मुकामी कर्जे हैं। तो ये 1 साल के अंदर इसमें जो इजाफा हुआ है तकरीबन ये बढ़ के जो है वो 81,949 अरब तक ये पहुंच चुका है। गुज़िश्ता साल मई में जो कर्ज़ों का हुजम बताया गया था जो हुकूमत के ज़िम्मे था वो तकरीबन 76,045 अरब रुपए था। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक मुकामी कर्जे हैं और एक बैरूनी कर्जे हैं। मुकामी कर्जे तकरीबन 4,647 अरब रुपए इस वक्त पाकिस्तान के हैं और बैरूनी कर्जों की अगर बात की जाए वो 1,257 अरब रुपए तक पहुंच चुके हैं। मुकामी कर्जों में तकरीबन 4 से 4,500 अरब रुपए का इजाफा हुआ है 1 साल के अंदर। मुकामी कर्जे जो पहले थे 53,460 अरब रुपए से बढ़ के अब वो तकरीबन 58,107 अरब रुपए तक पहुंच चुके हैं। अब जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान है ये 1 साल की रिपोर्ट शेयर करते हैं जो पाकिस्तान के लोन होते हैं या पाकिस्तान किसी भी ममालिक से कर्जे लेता है। तो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और बहुत से सवालात उठाए हैं। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने इस पे सवाल उठाए हैं मिसमैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट फेल हुई है हुकूमत पाकिस्तान की, फाइनेंस सेक्टर की। तो जब 1 साल के अंदर इतने कर्जे इंक्रीज होंगे तो फिर ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने सवालात उठाने हैं। हम 12 बार ये बात कह चुके हैं कि पॉलिसीज़ कब जनरेट होंगी, पॉलिसीज़ कब क्रिएट होंगी। कल वज़ीर ख़जाना कराची में फरमा रहे थे कि जी 28 ऐसी कंपनियां जिसकी निजकारी की जा रही है। PIA की तो ऑलरेडी वो कर चुके हैं, लॉस में थी तो उसकी निजकारी कर दी। अब 28 इदारे ऐसे कौन से हैं जिनकी निजकारी करके ये 81,949 अरब रुपए का कर्जा उतारे। इस पे मैं आपको बताऊं जो पाकिस्तान सूद अदा करेगा वो 8,054 अरब रुपए सूद इस पे पाकिस्तान अदा करेगा। 8,000 अरब रुपए का जब सूद जाएगा तो वही रकम अगर पाकिस्तान के स्ट्रक्चर पे लगे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो इन चीज़ों पे लगे, फलाही कामों पे, तो ये अमाउंट पाकिस्तान के लिए एक मुफीद मंद साबित हो सकती है। लेकिन हुकूमत करना नहीं चाहती ना। हुकूमत जब करेगी तो उनको ये दिखावा नज़र आएगा कि जी हम नहीं कर पा रहे, तो फिर करेंगे कब। अब 81,949 अरब रुपए मेरी आपकी मिडिल तबके की जेबों से ही भर के वो अदा करेंगे, जिसमें 8,054 अरब रुपए का सूद है। बिल्कुल ऐसे ही है। वही बात है कि जी कर्जे असल में सिर्फ आवाम उतार रही है ना। अगर हुकूमत भी साथ मिलकर उतारती तो अभी तक उतर चुके होते, बढ़ते ना। अब चढ़ा हुकूमत रही है, उतार आवाम रही है, तो इसलिए जो है वो गैप जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो वजारत ख़जाना जो है उन्होंने माली साल 2026 से 27 के दौरान तरक्याती मनसूबों जारी अखराजात के लिए जो बजट फंड्स के इजरा की हिकमत अमली जारी कर दी है, उसके हवाले से क्या कहेंगे? जी मैम, चूँकि IMF की तरफ से नए प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का हुकूमत पाकिस्तान को कहा गया था कि वो आप लोग स्टार्ट नहीं करते, जो प्रोजेक्ट पेंडिंग है उसी पे इन्हिसार किया जाए। तो उस हवाले से वज़ारत ख़ज़ाना की तरफ से एक हिकमत अमली शेयर की है जिसमें 4 सहमाही के तौर पे ये अमाउंट जो है वो अप्रूव की जाएगी, जो कि प्लानिंग कमीशन अप्रूव करेगा जो मिनिस्ट्री है। पहली सहमाही में 15% हिकमत अमली शेयर की जाएगी, फिर 20%, तीसरी सहमाही में 25% और जो 4 सहमाही है उसमें 30% लोन फंड्स अप्रूव किए जाएंगे जितने भी तरक्याती मंसूबे शेयर किए जा रहे हैं। और एक सहमाही होगी जिसमें पेंशन और जो तनख्वाह है उसको मद्देनज़र रखते हुए फंडिंग जारी की जाएगी। तो वो पॉइंट अभी तक हमें क्लियर नहीं हो पाया कि आया वो पेंशन या तनख्वाहों के लोगों के लिए प्लानिंग कमीशन अप्रूव करेगी या फिर जो फंड्स होंगे उनके नाम पे अप्रूव करके जो है वो तरक्याती मंसूबों पे शेयर की जाएगी अमाउंट। ओके तो अगर हम ये जो आपने पहली समाई में मजमूई तरक्याती बजट का 15% है और दूसरी समाई में 20% है और तीसरी समाई में 25%, जबकि चौथी समाई में 40% फंड्स जारी किए जाएंगे, तो ये जो फंडिंग है और ये जो बजट है और साथ ही साथ जो कर्जे हैं, इनको आप किस तरह से देखते हैं? क्या हम इसको एट दी एंड 2027 तक जो है कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे कि नहीं? ये कर्जे हम उतार नहीं पाएंगे अब, मतलब इसका कुछ %? मैम जैसे हालात जा रहे हैं इम्प्रूवमेंट तो इंशाल्लाह कर्जों में इजाफे की होगी और ये उम्मीद भी जाहिर मैं राना उमैर साहब आप इंशाल्लाह तो मत कहें। मैम जैसे हालात चल रहे हैं, जैसे पॉलिसीज चल रही हैं तो इंशाल्लाह ही बनता है, क्योंकि आप मई में देखें मैंने आपको फिगर बताया जो हुजम
था। एक साल के अंदर यानी कि यकम जुलाई से माली साल नया स्टार्ट हो चुका है, जून तक इसमें तकरीबन 5,000 अरब रुपए का इजाफा हुआ है कर्ज़ों का। अब क्या ऐसी हिकमत अमली होगी कि हम एक साल के अंदर वो कर्ज़े उतारेंगे, तरक्याती मंसूबे भी हमने स्टार्ट करने हैं। वफाक की तरफ से ये कहा गया था तरक्याती मंसूबों पर कम से कम इन्वेस्टमेंट की जाए। जब ये सारी चीज़ें होंगी 15% पे पहली सहमाही पे फ़ंड्स की मंजूरी दी जाएगी। उन 15% पे कौन कौन से तरक्याती मंसूबे कंप्लीट किए जाएंगे, अभी उनकी फ़िलहाल फ़िगर सामने नहीं आई कि कौन कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया जाएगा। उसी हिसाब से ही कर्ज़ों की अदायगी होगी। अब बड़ा सवाल मैम ये है कि कर्ज़े हम कैसे उतारेंगे? कर्ज़े उतारने के लिए हमें कर्ज़े लेना बंद करने होंगे, वफाक को अखराजात कम करने होंगे। जो चारों सूबों हैं सूबाई सतह पर, उनको जो फंड्स है वो टाइम पर देनी होगी ताकि वो अपने जो पेंडिंग वर्क्स हैं वो कंप्लीट आउट कर सकें। पर कल ही मैंने आपसे आलमी बैंक की रिपोर्ट भी शेयर की, तो उन्होंने सख्ती से कहा कि अखराजात वफाक को कम करने होंगे। जब अखराजात कम होंगे तो खसारा कम होगा, जब खसारा कम होगा तो कर्ज़ों का बोझ भी कम होगा हुकूमत को। बिल्कुल ऐसे ही है। ये तजावीज़ जो आप दे रहे हैं, जो मैं दे रही हूँ, जो हम बात कर रहे हैं, कर्ज़े कम लेने होंगे, वफाक को अपनी जो कर्ज़ों का बोझ है उसको ख़ुद उतारने के लिए कोशिश करनी होगी। ये हुकूमत को क्यों नज़र नहीं आता, उन इदारों को क्यों नज़र नहीं आता? ये सोचने की बात है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो हम सबको नज़र आ रहा है, वो उन्हें आखिर क्यों नज़र नहीं आ रहा। टाइम होता है छोटी सी न्यूज़ ब्रेक का। स्टे ट्यून, मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल मलिक अयूब खान अवान, जो कि एनालिस्ट भी है और हमेशा से आते हैं और बड़े अच्छे से एनालिसिस करते हैं। आज हमारे साथ रिपोर्ट जो जी शेयर करेंगे ईरान और अमेरिका के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कर्नल साहब, आज हम डेफिनेटली सी बात है, ईरान और अमेरिका की जो सिचुएशन है वो ठीक होते होते कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमेशा से चलती रही और वो चलती रहेगी, क्योंकि जंगें ऐसे ही, वही आपने भी पहले भी कहा था, ऐसे ही ख़त्म नहीं होती। ये कुछ ना कुछ तो चलता रहता है। ईगोइस्टिक भी थोड़ा सा हो जाती हैं कौमें, उसकी वजह से भी हो जाता है। अभी आप भी जानते हैं और मैं भी और हम सब जैसे देख रहे हैं कि शहीद अली खामनाई की आखिरी रसूमात जो हैं वो कम में जारी हैं, और साथ ही साथ जो है स्टेट ऑफ हॉर्मज़ पे ऑयल टैंकर पर जो हमला है उसने बड़ी कशीदगी क्रिएट कर दी है। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऑपरेशन को हम देखते हैं तो जिसका इन्होंने अमेरिकन ने नाम दिया है एपिक फ्यूरी, उर्दू में कहें तो तबाहकुन कार्रवाई के नाम। तो ये वाकई इसका 28 फ़रवरी को स्टार्ट हुआ और आज 130 दिन हो चुके हैं, और इन 130 दिनों में हमने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे। और अगर हम देखते हैं, थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड पे जाते हैं, तो मार्च और अर्ली अप्रैल तक बहुत हैवी एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, ड्रोन अटैक्स हुए, मिसाइल्स अटैक्स हुए, डिफरेंट साइट्स को पैरालाइज किया गया। ईरान ने क्लेम किया कि जो यूएस के एलाइज हैं, जो उनकी फैसिलिटीज़ हैं, उनको अटैक किया गया। उसके बाद एक क्लाइमैक्स आया वार का, और वार स्ट्रेटजी में ऑब्वियसली वे किया जाता है कि दोनों साइड्स के कौन से लॉसेज हुए हैं, और वो जो मैग्नीट्यूड ऑफ वार था डेफिनेटली एक उस टाइम में बहुत क्लाइमैक्स पे था। और उसके अंदर हमने एयर स्ट्राइक्स देखी, इवन इसराइल के अंदर भी एयर स्ट्राइक्स हुई। इसराइल ने भी ईरान के अंदर न्यूक्लियर साइट्स में भी अटैक की, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह बर्बाद किया। और फिर फाइनली अगर हम देखते हैं तो 7 और 8 अप्रैल को पाकिस्तान चिप इन हुआ। पाकिस्तान ने एक उन दो कंट्रीज़ को जो कि 47 ईयर्स से डैगेस्तान पे थे, उनको और एक डायलॉग के टेबल पे लेके आया। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। मैं मानता हूँ कि 47 ईयर्स जब दो कंट्रीज के दरमियान CBMs, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, लोएस्ट एप पे होते हैं, तो उनको रिवाइव करना, उनको लेके आना, तो 130 दिन काफ़ी नहीं होते। लेकिन हम भी ऑप्टिमिस्टिक हैं। हम अगर सिचुएशन को थोड़ा सा आगे देखते हैं तो मिड अप्रैल तक मल्टीपल राउंड्स भी हुई है, जिसमें इनडायरेक्ट टॉक्स हुई। और इस दौरान हमने देखा कि नेवल ब्लॉकेड, जो कि एक बहुत बड़ा इरिटेंट था दोनों कंट्रीज के दरमियान, उसको भी थोड़ा सा अमेरिकन ने रिव्यू किया, उसको थोड़ा टेपर ऑफ किया, उसकी इंटेंसिटी को थोड़ा सा लोअर डाउन किया, जिसकी वजह से एक फिजा बनी कि प्रॉबेबली ये हमारी जो पीस टॉक्स दोनों कंट्रीज के दरमियान पाकिस्तान करा रहा है, ये आगे फ्रूटफुल होंगी। लेकिन हम थोड़ा सा इसको और भी अगर देखते हैं तो हमने देखा कि 15th और 19th जो जून का टाइम था वो बड़ा
इम्पॉर्टेंट टाइम था जिसमें MOU, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने एक्स पोस्ट पे ये पब्लिश कर दिया कि हम एक बहुत वंडरफुल MOU की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और इसके ऊपर हम साइन करने जा रहे हैं। और वो एक बहुत दुनिया के लिए खुशखबरी है। और बाकी उस टाइम पे हम भी, पूरी दुनिया, पाकिस्तान, हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, GCC के कंट्रीज हैं, ये सारे खुश थे कि जो सिचुएशन है वो बेहतर तरीके से आ रही है। लेकिन हमने देखा कि 28 और 29 जून को अगेन न्यू क्लैशेस स्टार्ट हो गए, जिसके अंदर ये अलेज किया गया कि ईरानियंस ने, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के अंदर एक नेवल शिप को उन्होंने प्रोजेक्टाइल से हिट किया। और इसके अलावा कुवैत में भी और बहरीन में भी जो US की साइट्स हैं उनको भी ईरान के मिसाइल्स ने अटैक किया, जिसकी वजह से एक न्यू सेट ऑफ क्लैशेस शुरू हुआ। फिर अमेरिकन ने रिटेलिएट किया और जिसकी वजह से सिचुएशन थोड़ी ख़राब हुई। लेकिन फिर हमने देखा एक और अच्छी डेवलपमेंट ये हुई कि बहरीन के अंदर एक और टॉक का एक राउंड लगा, जिसके बाद अब 19th और 18th को टेंटेटिव प्लानिंग है, वो भी एक डिस्कशन होगी। लेकिन इस पूरे सिनेरियो को अगर हम देखते हैं तो जो इरिटेंट्स हैं, हम उसकी तरफ थोड़ा सा रोशनी डालते हैं कि अगर देखें कि क्यों, क्या हो रहा है, इसकी क्या वजह है। अभी जो रिसेंट जो कल और परसों की डेवलपमेंट है उसमें ये हुआ है कि अमेरिकन का एक जो बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट ड्रोन होता है जो MQ-9 के नाम है, वो उसकी वायोलेशंस को ईरान ने रिपोर्ट किया है। और ईरान ने ये भी रिपोर्ट किया है कि ईरान के मुख्तलिफ जो इंस्टॉलेशन है उसके ऊपर अमेरिकन ने दोबारा स्ट्राइक्स का एक फ्रेश वेव जो है वो आई है। अमेरिकन जो है सेंटकॉम ने कहा है कि 3 वेसल्स जो कि कार्गो वेसल्स थी उसके ऊपर ईरानियंस ने अटैक किया है, प्रोजेक्टाइल से अटैक किया है और उनकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया है, जिसकी वजह से उन्होंने एज रिटेलिएशन इसको फायर बैक किया। लेकिन देखिए जो 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 सीज फायर होता है उसको हम कहते हैं कि ये एक्सटेंडेड शेप ऑफ डिप्लोमेसी है। हमने डिप्लोमेसी को अभी हमने स्पेस दी हुई जो कि बहुत पॉजिटिव चीज़ है। अब हम अगर देखें तो ये क्यों हो रहा है, क्यों इसको देखें, नीयत दोनों की ठीक है। पाकिस्तान की मीडिएशन का जो रोल है वो बड़ा पॉजिटिव है, टेंजिबल टर्म्स में बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, लेकिन दोनों तरफ का जो म्यूचुअल ट्रस्ट है वो लैक कर रहा है। वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से ये वायोलेशन हो रही है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो इनकी जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, अब ईरान के जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, हिजबुल्लाह है, हूथीज़ हैं, वो भी 2 दिन पहले अगर आप देखें तो यमन से भी कुछ स्ट्राइक्स की गई हैं, कुछ जो वेसल्स थी, कार्गो वेसल्स थी, उनके ऊपर भी अटैक किया गया है। और वो प्रॉक्सी ग्रुप्स का जहाँ भी प्रॉक्सी होती है वो एक इरिटेटिव होता है, जिसकी वजह से अमेरिकन उससे इरिटेटिव हैं और वो इसको जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं उसका फिजा जो है वो अभी तक एस्टैब्लिश नहीं। एक और हम देखते हैं कि मॉनिटरिंग मैकेनिज्म की एब्सेंस है। जब भी सीज फायर होता है तो एक मॉनिटरिंग बॉडी बन जाती है जो कि आर्म्ड भी हो सकती है, अनआर्म्ड भी हो सकती है, ऑब्जर्वर रोल भी हो सकता है। तो वो पाकिस्तान बेस्ट सूटेड कंट्री है जिसको अगर ये जो डेवलपमेंट आगे चलती है तो पाकिस्तान को मॉनिटरिंग का रोल भी दे दें ताकि पाकिस्तान मॉनिटर करे और जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज जो वायोलेशन हो रही हैं उसको अवॉइड करें। जब पाकिस्तान ये रोल भी अदा करेगा तो डेफिनेटली एक ऑब्जर्वर का रोल होगा, जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज को इसका ख्याल होगा, लिहाज होगा कि हम वायोलेशन ना करें। हम देखते हैं कि डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है जो इस सिचुएशन को एग्रेवेट कर रहा है। हम जानते हैं कि US के अंदर मिड टर्म इलेक्शन होना है और डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी अनाउंस किया हुआ है कि मैं एक पीस लविंग प्रेसिडेंट हूँ और मैं चाहता हूँ कि अमेरिकन सिटीजन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से लाइफ गुजारें, किसी जो वर्ल्ड के इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनमें अमेरिका को उसके अंदर ना डाला जाए और अमेरिकन जो हैं वो उनको प्रायोरिटाइज किया जाए, उनकी वेल बीइंग को प्रायोरिटाइज किया जाए। तो लेकिन वहाँ भी पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स हैं जो कि सिचुएशन को ऑब्वियसली मॉनिटर कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट की जो जाहिर है जो अपोजिशन पार्टी है वो इसको क्रिटिसाइज कर रही है। एक वो प्रेशर है, जब उसको ज़्यादा क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक अनाउंसमेंट कर देते हैं, वो एक एक्सपोज कर देते हैं, फिर वो ईरान के खिलाफ एक तादीबी कार्रवाई पे चले जाते हैं। और इसके अलावा भी हमने देखा है कि हम ये जो
इस सिचुएशन को हम देखते हैं ना, तो हम इसको कहते हैं कोल्ड कन्फ्रंटेशन है। इसमें ये इफ्स एंड बट्स, इरिटेंट्स, छोटे मोटी चीजें ये चलती रहेंगी, लेकिन अमेरिकन को भी पता चल चुका है और ईरानियंस को भी पता है कि ये वार सोल्यूशन नहीं, सोल्यूशन है डायलॉग और टेबल पे बैठना है। जो टेक्निकल ग्रुप्स बने हैं जिसके TWGs इसको कहते हैं, और ये इन्होंने डिस्कशन करनी है, और ये जो टेक्निकल ग्रुप्स हैं ये सपोर्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ ऑल द नेबरिंग कंट्रीज, जिसके अंदर पाकिस्तान है, टर्की है, ईरान ऑब्वियसली, सऊदी अरेबिया है, और हमारे साथ चाइना है, और ये सारे जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज हैं, ये टेक्निकल ग्रुप्स की जो मैकेनिज्म है जो कि उसने आगे जाके मॉडस ऑपरेंडी बनाना है और सीज फायर को इंश्योर करना है, तो ये टेक्निकल ग्रुप्स बने हुए हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दोनों कंट्रीज़ को थोड़ी पेशेंस और रेजिलियंस का मुजाहरा करना पड़ेगा ताकि वर्ल्ड पीस को इंश्योर किया जाए। आपने देखा कि जब ये 3 नेवल वेसल्स के ऊपर ईरानियन की तरफ से अटैक्स का एक अलर्ज किया गया है, उसके बाद अगेन फ्यूल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में दोबारा से अपराइज उनका शुरू हो गया। तो ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि चूंकि वर्ल्ड की आपको पता है कि 20% ऑयल हॉर्मज से निकल के आता है, पूरी दुनिया में जाता है, तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली पूरी दुनिया के ऊपर जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमी अब सफ़र करती है, और जब भी अब देखें एक और वार इस वक्त चल रही है जो कि यूक्रेन और रशिया की, उसका भी पूरे यूरोप के ऊपर इम्पैक्ट है, और खुदा न खास्ता ये बात दोबारा शुरू होती है तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ अमेरिका और ईरान या इसराइल के ऊपर नहीं है, इस पूरे मिडल ईस्ट के ऊपर है, सेंट्रल एशिया के ऊपर है, और इस पूरे खित्ते में है। तो हमें इस चीज़ को देखना चाहिए, और मुझे यकीन है, देखिए जो बाकिर पॉलीबाफ है वो उनका बहुत चीफ नेगोशिएटर है, वो बहुत विजडम वाला पता है, उसको भी इस चीज़ का अदराक है कि हमारे पास वार स्टेमिना नहीं है। हमने जो अल्टीमेट सोल्यूशन है वो हमारा यही है कि हमने नेगोशिएटिंग टेबल पे जाना है और डायलॉग से सिचुएशन बेहतर होगी। और आप साथ ही एक और चीज़ देख लें कि जब ये सिचुएशन बनती है तो साथ ही अब जो एक ईरान को एक फ्लेक्सिबिलिटी दी गई थी, सैंक्शन हटा दी गई थी कि वो अपना ऑयल को एक्सपोर्ट करता है, तो वो कल ही अनाउंसमेंट हो गई कि वो जो एक उन्हें फैसिलिटी मिली थी वो अमेरिका ने विड्रॉ कर दिया। तो ये देखें, ये जो रिटेंट्स हैं इनको एड्रेस करना इंतहाई जरूरी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन है जो माइंड में आया, अभी आप बात कर रहे थे, इसमें तुर्किया को, आप टर्की को किस अंदाज से देख रहे हैं, क्योंकि उसका भी बयान, वो भी बयानात आते रहते हैं उसकी तरफ से भी। अभी जैसे उसने बयान दिया कि इजराइल गज़ा से जो है ना, वो अपने जंगी जराइम जो गज़ा पे वो कर रहा है उससे अपनी तवज्जो हटाने के लिए सारी हरकतें कर रहा है जो इजराइल कर रहा है। इस हवाले से क्या कहेंगे? इस तरह है कि अगर हम टर्किया का रोल इस पूरे सिनेरियो में चेक करते हैं तो टर्किया डेफिनेटली बड़ा पॉजिटिव कंट्री है, वो पाकिस्तान के साथ हैंड इन ग्लव चल रहा है। आपने देखा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया टर्किया का, और टॉप ऑफ द एजेंडा पॉइंट जो था वो यही था कि हमने यूएस के साथ जो पीस टॉक्स चल रही हैं, जो MOU है, उसको हमने आगे लेके जाना है। यकीनन टर्किया के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और उनका जो इस वक्त स्टेचर है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अब जो इजराइल के साथ टर्किया के रिलेशनशिप्स हैं वो भी ऑब्वियसली रिकग्नाइज्ड हैं, उनके अंदर भी एक स्ट्रेंथ है। अब हम इस पूरे सिनेरियो को अगर हम जज करते हैं तो हम देखते हैं कि टर्किया का रोल बड़ा पॉजिटिव है और पाकिस्तान के साथ हैंड इन ग्लव है। चाइना, टर्किया, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ये MOU को मंतकी अंजाम तक लेके जाना चाहते हैं। अब अगर देखें तैयब एर्दोगान, वो एक पीस लविंग इंसान है, उसने कंट्री के लिए इतना कुछ किया है, वो जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। उन्होंने जब शहबाज शरीफ साहब के साथ अभी मीटिंग हुई है और डिफरेंट लेवल्स पे मीटिंग्स हुई हैं, पॉलिटिकल डिस्कशन हुई हैं, डिप्लोमेटिक डिस्कशन हुई हैं, और एक स्टेटमेंट भी हमारे सामने आया है, और उन्होंने इस चीज़ को एक रिमाइंडर के तौर पे और एक गुडविल के तौर पे अनाउंस किया है कि हम आखिरी हद तक जाएंगे कि ये जो MOU इस्लामाबाद है, इसकी तमाम जो 60 डेज का पुशन पीरियड मिला हुआ है, इसके अंदर इसको रिजॉल्व किया जाए और एक अच्छे एंड नोट पे जाएं जिसमें ईरानियन नेशन भी सेटिस्फाइड हो। क्योंकि आप देखें ईरानियन $25 बिलियन उनके एसेट्स फ्रोजन है। अब इतनी बड़ी अमाउंट इस वक्त वो इस वक्त इंटरनेशनल वर्ल्ड से ट्रेड ना होने की वजह से डिस्कनेक्टेड है।
और क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये तो ऑब्वियस है कि जब आपकी इकोनॉमी फ्लॉरिश नहीं करेगी, आपका पर कैपिटा इनकम नीचे आएगा, आपकी जो आपकी इस वक्त जो सिचुएशन है, आपकी इन्फ्लेशन की जो रेशियो है वो बहुत नीचे चली गई है, आप वर्ल्ड के साथ मैचअप नहीं कर रहे, तो ईरान को भी ये देखना पड़ेगा। और ईरान को डेफिनेटली इस चीज का अदराक है कि उनकी इकोनॉमी तभी एस्टेब्लिश, चूंकि देखिए उनका ऑयल उनका मेन इंग्रेडिएंट है, वो उसके साथ एक्सपोर्ट करते हैं, और चाइना के साथ भी उनके ट्रेड्स हैं। और जब यूएस प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया कि उनकी सैंक्शन खत्म हो गए, तो एकदम एक्टिविटी जनरेट होना शुरू हो गई, और ईरानियन नेशन ने उसको सेलिब्रेट भी करना शुरू कर दिया। उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होने के चांसेस हैं। और अब उनके जो फ्रोजन एसेट्स हैं वो तभी अनफ्रीज हो सकते हैं जब उनका ये एमओयू आगे मंतकी अंजाम पे जाता है। टर्किया का आपने कहा, टर्किया का रोल इज वेरी पॉजिटिव, वो हमारे साथ हैंड इन ग्लव हैं। उनकी जो वार स्ट्रेटजीज हैं, जो उनकी नेगोशिएटिंग स्किल्स हैं, वो हमारे साथ हैं, वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और डेफिनेटली जब इजराइल को पता है कि टर्किया उनके साथ डेफिनेटली उनके रिलेशन वर्केबल रिलेशंस हैं, तो वो भी एक तरह से वो टर्किया इजराइल को भी, जो इजराइल के प्रॉब्लम एरियाज है, जो लेबनान का 1/5 उन्होंने ऑक्युपाई करके बैठे हैं, और गजा के अंदर जो बोर्ड ऑफ पीस के ऊपर भी बातचीत हो रही है, तो ये सारी चीज़ें हम टर्किया को एक रेलेवेंट कंट्री के तौर पे ले रहे हैं। और हमारे साथ बीइंग इस्लामिक कंट्री, बीइंग अ वेरी फ्रेंडली कंट्री, वो हमारे साथ जो उनके स्टेटमेंट्स आए हैं इस हमारे प्राइम मिनिस्टर के विजिट के बाद, वो बड़े इंकरेजिंग हैं। और आई एम श्योर कि टर्किया इस वक्त इस स्टेचर का कंट्री है कि जो कि बहुत पॉजिटिवली हमारे साथ मिलके एक तो डेफिनेटली इस्लामाबाद एमओयू को आगे मंतकी अंजाम पे ले जाया जा सकता है, इसको मैच्योर किया जा सकता है। और साथ ही साथ जो मैंने एक बात की कि हमारे मॉनिटरिंग मैकेनिज्म का, जो वर्ल्ड में जब भी इरिटेंट्स होते हैं, जब भी वार लाइक सिचुएशन होती है, जब भी सीज फायर होता है, क्योंकि बहुत फ्रेजाइल होता है, उसके लिए मॉनिटरिंग मैकेनिज्म का होना बहुत जरूरी है। और देखें इसमें हमारे साथ टर्किया बहुत पिवटल रोल प्ले कर सकता है। पाकिस्तान और टर्किया अगर मॉनिटरिंग रोल पे आ जाए, तो आई कैन अश्योर यू कि सीज फायर की जो प्रैक्टिकलिबिलिटी है, जो उसका कॉन्टेम्पलेट करना है ऑन ग्राउंड, वो बेहतर तरीके से हो सकता है, और वो असर्टिव तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कराया जा सकता है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि ये हमारे दोनों कंट्रीज़ को, अब आप देखें उनका जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर है ईरानियन, वो बड़ा पॉजिटिव फिगर है, करीम गरीब आबादी, वो अब जो न्यूक्लियर के इश्यूज हैं उसने बहुत हद तक इन हाउस डिस्कशन करके वो शटल डाउन कर रही हैं कि इजराइल की कंसर्न डेफिनेटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि ईरान को न्यूक्लियर किया जाए। इसके ऊपर काजिम गरीब आबादी ने पूरा अपना जो होमवर्क किया हुआ है, अब वो इस पोजीशन में है कि जब ये एमओयू फाइनल हो तो उसके ऊपर डिस्कशन हो, और जो यूरेनियम के एनरिचमेंट के इश्यूज है उसको डिस्कस किया जाए। और साथ ही साथ हम देखें कि अब्बास अगारशी साहब, ही इज आल्सो पिवटल नेगोशिएटर, और जो ईरानियन जो थिंक टैंक्स हैं, जो ईरानियन मेन नेगोशिएटर्स हैं, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उससे पता ये चल रहा है कि वो सीज फायर करना चाहते हैं, वो उनकी सर्वाइवल इसी में है। लेकिन अमेरिकन, जिस तरह मैंने कहा कि इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स बड़ा अहम रोल अदा कर रही है, और जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, वो इस वक्त इस सिचुएशन में है कि वो अपने मैसेज को, अपनी पार्टी को वो फेस सेविंग करना चाहता है, वो एक अच्छी एंड पे लेके जाना चाहता है, ताकि जब उसके इलेक्शन का टाइम आए तो वो उस पास विन विन सिचुएशन हो, और वो दुनिया को बता सके कि मैंने जो भी इकदाम उठाए हैं वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिए, वर्ल्ड पीस के लिए, वर्ल्ड वेलबींग के लिए, उससे बेहतर इकदाम नहीं हो सकते। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मलिक साहब, आपने हमेशा की तरह बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है, और मैं समझती हूँ कि हमारा एनालिसिस हो, हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ हो, मकसद हमारा यही होता है कि अपने नाज़रीन तक जो हैं वो हम उनको पहुँचा सकें और शेयर कर सकें अपने ओपिनियंस भी, और जो कुछ हो रहा है। और इसके साथ साथ हमारी उम्मीद और जो ख्वाहिश है वो वही होती है कि दुनिया में अमन हो जाए, ग्लोबली जो है हम पीस को देख पाएँ, और ये जो सारे शरपसंद अनासर जो हैं इनका खात्मा हो जाए, ख़ासतौर पर इजराइल और इंडिया जो कि बाज नहीं आते। थैंक्स अगेन, आपने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा। इसके साथ ही जी टाइम होता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। स्टे ट्यून, मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक।
वेलकम बैक। हम आ चुके हैं वापस और हमारे साथ अभी स्टूडियो में मौजूद हैं आलिया यूसुफजई, एडवोकेट हैं। आज हम उनसे जानेंगे बहुत सारे सवालात। हम अपने बच्चों को माशरे से मुतल्लिक सही और गलत दोनों मालूमात जो हैं हमें देनी चाहिए, किस तरह से देनी चाहिए और इसके वजह से क्या क्या वो प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करनी पड़ रही हैं हमारे माशरे में, हमारी फैमिलीज़ को। ये सब कुछ आज उनसे डिस्कस करेंगे। हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपको उनसे मिलवाते हैं। आपके पास केसेस भी आते होंगे इसके हवाले से और सारे जो जराइम हैं वो भी यहीं से जन्म लेते हैं। मैं समझती हूँ कि जब हम वो चीज़, वो ट्रेनिंग्स हमारे बच्चों में शुरू से डेवलप नहीं हो पाती, ख़ास तौर पर किस तरह की वो फैमिलीज़ होती हैं। अच्छा, देयर वाज अ टाइम जब हम सोचते थे कि जी एजुकेशन की कमी होती है, वो वाला तबका जहाँ पर बिल्कुल सही गलत की पहचान नहीं है, सिर्फ वहीं पर जराइम होते हैं। लेकिन हमने देखा वक्त के साथ कि वो फैमिलीज़ जो रिनाउंड फैमिलीज़ होती हैं या जो बहुत पढ़े लिखे तबका होता है उसमें भी वही उसी तरह के बच्चों की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। वहाँ पर भी ऐसे ही क्रिमिनल्स जो हैं वो बन रहे हैं। तो क्या रीज़न्स हैं इसके पीछे? आपके पास केसेस आते हैं, आप हर तरह के केस को सॉल्व करती होंगी, हर तबके का जो प्रॉब्लम है वो आपके पास आता होगा। तो इस हवाले से आज आपसे जानेंगे। हम सबको मिलकर इस चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा, बच्चों को गाइड करना पड़ेगा। जैसे कि हमारे यहाँ अब ना बेटी सेफ़ है, ना बेटा सेफ़ है, ना हम किसी मदरसे पे हम रिलाई कर सकते हैं। रोज़ जब हम न्यूज़ देखते हैं तो हमारा दिल फट रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे हैं, लेकिन जब हम देखते हैं मदरसे में भी बच्चे के साथ ज़्यादती हो रही है। एक बच्ची जब अपने रोल नंबर स्लिप लेने जाती है, वापसी पे उसकी लाश मिलती है या वो हॉस्पिटल में पड़ी होती है। इसी तरह अगर आपके आ रहे हैं किसी भी, आप रिलाई कर ही नहीं सकते, ट्रस्ट कर ही नहीं सकते। इवन कि अब इतना पेरेंट्स से मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अब वो दौर नहीं रहा कि आप बच्चों को खेलने के लिए बाहर भेज देते हैं, बच्चों को आप भेज देते हैं कि जाएं शॉप से कोई चीज़ ले आएँ। आप लोग सब जानते होंगे, जैसे अभी एक केस हुआ सरगोदा में, 8 साल की बच्ची एक शॉप पर जाती है लेकिन वापस उसकी लाश आती है। तो मैं ये कहूँगी कि हम सबको सोचना चाहिए कि कहाँ पे हम अपना रोल अदा कर सकते हैं। आलिया, लेकिन कहाँ तक पेरेंट्स जो हैं, चलें ठीक है वहाँ पर तो अब देखिए उनके हालात ऐसे हैं, वो सामने मार्केट होगी, लेकिन पेरेंट्स की ठीक है ये गलती हो सकती है कि अगर वो 5 मिनट का काम था तो बच्ची आखिर आधा घंटा लगा कर क्यों आई उस पर, या उसको ज़्यादा 5 मिनट से ऊपर टाइम हो गया, 10 मिनट से पीछे जाके चेक करें फ़ौरन से अपने बच्चों को, ये बात है। लेकिन अगर हम बच्चों को बिल्कुल घरों में बंद कर देंगे, चाहे आप किसी भी तबके में हो, आपने देखा है अब बड़े, अगर हम मार्केट्स की बात ना करें, उन एरियाज़ की बात ना करें जहाँ पर गली मोहल्लों की बात ना करें, अगर हम अच्छे एलीट सेक्टर्स की बात भी करें, वहाँ पर भी बच्चे आपने देखा है ड्राइवर्स के साथ, उसके साथ, या ख़ुद भी वो होटल्स में भी जाएंगे, वो रेस्टोरेंट्स में भी जाएंगे, अब वो बड़े हो रहे हैं, टीनेजर्स हैं, वहाँ पर इतने क्राइम्स हो रहे हैं उनके साथ भी। तो मतलब हम बच्चों को बंद तो नहीं कर सकते, हमने इसी सोसाइटी का पार्ट है, हम उनको एक्सपोजर भी देना है, उनको कॉन्फिडेंस भी देना है, उनको पता भी होना चाहिए कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है, वो उनको इसी तरह पता चलेगा। तो आप डेफिनेटली सी बात है जेल में कैद भी नहीं कर सकते। तो क्या क्या वो मेजरमेंट्स हैं जो इनको हम बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन हमें एहतियात अपनी करनी पड़ेगी। हमने अपने हिस्से की शम्मा जलानी है, हमने पेरेंट्स ने अपना हक अदा करना है, टीचर्स ने अपना हक अदा करना है। बच्चों को पहले तो सबसे पहले गुड टच बैड टच का बताएं कि क्या होता है। पहले जब हम पढ़ते थे तो हम अकेले स्कूल जाते थे, वॉक करके जाते थे, हमें नहीं कोई मसला था। लेकिन आज हम मैं ये नहीं कह रही कि आप कैदी बनाएं, लेकिन आज आपको ये करना पड़ेगा। आपको अगर शॉप पे बच्ची को आप नहीं भेज सकते, आप बच्ची को ड्राइवर के साथ नहीं भेज सकते, आप बच्ची को इवन कि अपने कज़न्स के साथ भी कहीं नहीं भेज सकते। बात डर और खौफ आ गया है सोसाइटी में कि ये क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हमारा माशरा, हम किस पे वो करें। मैंने आपसे ये कहा ना कि ना कोई मदरसा सेफ़ है, ना कोई स्कूल सेफ है, ना कोई यूनिवर्सिटी। मदरसों का निज़ाम हमारे यहाँ क्यों नहीं फिक्स किया जा रहा? इतने छोटे छोटे मासूम बच्चे, और हम हर कुछ दिन के बाद एक खबर देखते हैं कि जी मदरसे के कारी ने उसको अभी कत्ल करके बच्चे को फेंक दिया। आप देखिए कि
कितना जुल्म, और वो माँ बाप अब रो रहा है, पिट रहा है, तो उस वक्त वो क्यों नहीं, क्या इतना अंधी तकलीद है कि ये हम मज़हब के नाम पर चूरन बेच रहे हैं, हम मज़हब के नाम पर सब कुछ बेच देते हैं। आखिर आप लोगों को क्यों नहीं अवेयरनेस होती? अच्छा, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ पर शायद उन पेरेंट्स को, इतने बच्चे मदरसे में जाते हैं, पेरेंट्स के पास ये अवेयरनेस ही नहीं है कि वो उसको चेक कर पाएँ कि वो ऑथेंटिक है, या वो बंदा या कारी वो सही में पढ़ा लिखा है भी, वो कारी है भी, कि वो ऐसे ही बस वो तलफ़ुज़ बना कर वहाँ बैठ गया है। अच्छा, मैं ये कहती हूँ कि पेरेंट्स भी क्या करें। अब पहले हम कहते थे कि कोई भी पढ़ा लिखा है तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, अब वो लिस्ट निकल गई है, अब सब पढ़े लिखे हैं। हाँ। और सब ये देखिए कैसे क्राइम्स आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी के बाहर एक लड़की को किडनैप करने की कोशिश की जाती है और उसको एक कैप्टन बचाने आता है और उसको फायर कर दिया जाता है। तो बात अब पढ़े लिखे अनपढ़ की नहीं है, बात मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये दरिंदगी कहाँ से आ रही है। बिल्कुल, और ये स्टॉप क्यों नहीं हो रही, और इसको स्टॉप देखें। एज अ लॉयर मैं बहुत से केसेस देखती हूँ, हमारे आते हैं। एक रिसेंटली केस, बल्कि आज भी हमारा एक पिंडी केस कोर्ट में केस लगा हुआ है। मासूर बच्ची, ना वो सुन सकती है ना वो बोल सकती है, और उसके साथ रेप किया गया, और जिसने किया और वो मैरिड है। ऐसा भी नहीं है, कल हम मासूर बच्ची, आप देखिए कि फिर वो इंसान तो ना हुए, वो तो जानवर हुए, चलते फिरते जानवर हैं। सिर्फ ऊपर से जो उनका हुलिया है, जो उनका, वो बस इंसानी आपको नज़र आता है। कहते हैं ना, इंसान में छुपे हुए भेड़िए फिर रहे हैं। तो क्या किस और उसके खिलाफ एक्शन लिया गया। अब वो केस, अच्छा ये केसेस भी, ये भी एक अलग सवाल है कि इस तरह के केसेस पे, इतने क्लियर केसेस पे भी तारीखें डलती हैं। आखिर सज़ा फ़ौरन से क्यों नहीं दी जाती? ऐसी इबरतनाक सज़ा क्यों नहीं दी जाती कि कोई दूसरा पर्सन कभी वो सोचे भी ना करते हुए, क्योंकि ये कौम डंडे से चलने वाली। ऐसा ही है। अब देखिए लास्ट तो है, अब जैसे कि रेप को 375 डील करता है, लेकिन बात ये है कि वहाँ पे भी पहले हदूद ऑर्डिनेंस इसको डील करता था, वहाँ पे आपको गवाह की ज़रूरत पड़ती थी। अब उन्होंने मेडिकल आ गए, डीएनए रिपोर्ट्स आ गई। अब डीएनए रिपोर्ट्स का हमें वेट करना पड़ता है टेस्ट का, उस पर अब रिमांड इन्वेस्टिगेशन होती है। यही होता है कि जी आपको कहीं अब किसी बेगुनाह को सज़ा ना दे दें, इस वजह से थोड़ा सा प्रोसेस डिले होता है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जब डीएनए रिपोर्ट्स आ जाती हैं और ये क्लियर हो जाता है कि ये ही इज़ गिल्टी, तो उस वक्त आप इसको ऐसी सज़ा दें कि एक बार सारे जब देखें तो वो कांप उठे, ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसे केसेस ना आए। अच्छा, आपने कहा कि नेक्स्ट टाइम ऐसे केसेस ना आए, आप भी इस बात को मानती हैं? हमारे पास जितने एडवोकेट्स आते हैं, जब भी हमने इस बात के ऊपर हमारी डिस्कशन हुई है, यही बात एक कंक्लूजन सामने आता है कि इबरतनाक सज़ा होनी चाहिए। लेकिन जब इतना देखिए, आप माशाल्लाह काले कोट वाले भी इस बात के साथ हैं, सब एग्री कर रहे हैं, इदारे भी एग्री कर रहे हैं, तो फिर इसके ऊपर इस बात के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जाता? इस लॉ को क्यों नहीं हम देख पाते? इसको यहाँ तो इनकाउंटर में मारा जाता है, फिर पता चलता है जी वो तो इनोसेंट था जो मारा गया, उसके साथ और 4 लोग मौजूद थे, अब वो विटनेस ही मारा गया, तो अब किस तरह से पता चलेगा? ऐसे काम हो जाते हैं। अच्छा, छोटी सी पावर से आप देखिए, एक शॉप ऑनर की पावर आप चेक कर लें हमारे मुल्क में, तो फिर बाकी पावर्स तो फिर कहाँ से कहाँ चली जाती हैं। देखिए, मैंने वही कहा ना कि हर एक इंसान ने अपने हिस्से की जब शम्मा जलानी है, तो कानून तो पार्लियामेंट बनाती है, और मेरी ये रिक्वेस्ट भी है हुकूमत से कि आप इस पे मज़ीद लॉज बनाएं और सख्त सज़ाएं इसकी सख्त कर दी जाएं, ताकि लोग इबरतनाक सज़ा हो, ताकि लोग डरें। लेकिन उसके साथ साथ मीडिया को अपना रोल अदा करना चाहिए, मीडिया को अवेयरनेस देनी चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ को अपना रोल अदा करना चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ को सेमिनार्स करने चाहिए, नफसियाती तौर पे आप लोग बच्चों को गाइड करें। पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों पे फोकस करें कि ऐसा क्या है, क्योंकि देखिए है तो यहीं से ये सब कुछ निकल रहा है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर एक बच्ची जाती है अपनी रोल नंबर। आपके पास कभी कोई ऐसा केस आया हो जिसको देख के आप हैरान रह गई हो, फैमिली भी बड़ी पढ़ी लिखी हो, हर चीज़ हो, लेकिन उनकी फैमिली में बच्चा ऐसा हो, क्रिमिनल हो? देखिए है, मैं एक बैठी थी, लेकिन बात वही आ जाती है, एक औरत थी, वो लड़की थी, वो अपने घर में ट्यूशन पढ़ाती थी। उसका हस्बैंड उस दिन ऑफ था, वो जॉब करता था, ऑफ था, और उनका कोई एक कनाल घर पे था, और वो बच्ची अपनी जान बचाते बचाते उसने फर्स्ट फ्लोर से छलांग लगाई। और
मतलब उसके घर में बच्ची ट्यूशन पढ़ने आती थी। हाँ, और उसी का हस्बैंड, मतलब तो वो कहाँ थी ट्यूटर? मे बी वो बिजी हो, किसी उसमें हो, ये हालात है। तो आप देखिए, अब लोग ट्यूशन्स पढ़ने अपने बच्चों को भेजते हैं और इसके बगैर गुजारा ही नहीं। और अच्छी फैमिलीज होती हैं तभी भेजते हैं देख कर, या कोई ऑथराइज टीचर होती है और इतनी फीसिस ले रही होती हैं, वो कैम्ब्रिज की टीचर्स होती हैं, बोर्ड की टीचर्स होती हैं। अगर उनके घरों में ये हालात हैं तो फिर आप किस पे ट्रस्ट? तो मैं ये कहती हूँ कि ये मुझे लगता है कि अब ये इस बहस से हम निकल आए हैं कि कोई पढ़ा लिखा होगा तो वो बहुत अच्छा होगा। नहीं, ट्रू, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारे यहाँ अब वो जो ये वो दौर है जिसमें वो कैटेगरी जो थी ना कि एजुकेटेड पीपल अच्छे हैं और जो अनपढ़ हैं वो वाला वो सिस्टम ही ख़त्म हो चुका है। अब हम क्राइम्स देख रहे हैं हर तरह की तबके में, हर तरह के लोगों में, और ये बहुत ज़्यादा तशवीशनाक बात है कि हम मुस्लिम कंट्री हैं और हमारा मज़हब और हम एक मुस्लिम सोसाइटी होने के बावजूद हमारे यहाँ क्राइम रेशो जो है ये इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अनएथिकल वैल्यूज़। सेकंड आप कह रही थी कि सज़ाएं होती नहीं है या केसेस लंबे हो जाते हैं। अब इसमें भी है कि रेप को डिफ़ाइन किया गया है कंसेंट और विदाउट कंसेंट। मैं ये कहती हूँ कि रेप चाहे वो कंसेंट से हो चाहे विदाउट कंसेंट हो, उसको जस्टिफाई आप नहीं कर सकते। अगर कंसेंट है तो लोग क्या कहते हैं, जी मेरा इसके साथ अफेयर था, ये अपनी मर्ज़ी से आई थी। और ऐसे केसेस भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ की बच्चियाँ बेवकूफ़ बन रही हैं, मोहब्बत के नाम पे बेवकूफ़ बन रही हैं। तो उन लोगों से भी मैं ये बच्चियों से ये कहूँगी कि 2026 चल रहा है, यहाँ पे कोई आपसे मोहब्बत नहीं करता, वो दौर चला गया है। आप ख़ुद अपने आप से मोहब्बत करें, अपनी इज़्ज़त और अपनी पेरेंट्स की इज़्ज़त का ख्याल रखें। जो आपसे मोहब्बत करते हैं उसको आप ये कहें कि मेरे घर रिश्ता लेकर आओ। असल मोहब्बत वो है। जो इंसान पहले आपकी मिन्नतें कर रहा होता है, वादे कस्में कर रहा होता है, वही इंसान जब अपना मतलब पूरा कर लेता है तो आपसे वो नफ़रत कर रहा होता है। बड़े आसानी से वो आपका नंबर ब्लॉक करके आपकी ज़िंदगी से जा चुका होता है। और बाद में होता क्या है, आप अजियत का शिकार होते हो, आप मेंटली टॉर्चर होते हो, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। आपको अगर याद हो, आई थिंक पंजाब में लड़की वीडियो कॉल पे वो लड़के से कह रही कि मैं अपनी जान दे दूँगी, तो उसने कहा कि दे दो, और उसकी डेथ हो जाती। गरीब घराने की बच्ची थी। तो मैं कहूँगी कि हर जगह ये सब क्राइम हो रहे हैं, तो अपने आप को इन चीज़ों से बचाएं। अच्छा, वो आप क्या समझती हैं, अगर हम इसके सॉल्यूशंस की तरफ आएँ तो क्या समझती, किस तरह से इसको हमें पेरेंट्स को क्या उनकी ड्यूटीज़ हैं, क्या उनकी ज़िम्मेदारी में आता है, किस तरह से बच्चों को बताएं? मुझे लगता है हर एज में डिफरेंट वेज से उन्हें बताना चाहिए। एक होती है छोटी एज बच्चों को बैड, और जिस तरह आपने कहा गुड और बैड टच, और ये उनको पता होना चाहिए। अच्छा, सेकंड फेज़ आता है जब बच्चे टीन एज होते हैं, और उस वक्त बच्चे को समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो मेरा ख्याल है अल्लाह ताला ने कोई सिस्टम ही ऐसा बनाया उस दौर में, आपको लग रहा होता है आप दुनिया फ़तह कर लोगे, लेकिन उसमें जब आपके इमोशंस के साथ कोई प्ले कर रहा होता है कुछ, तो वाकई आपको पता नहीं चलता बच्चों को। तो उस फेज़ में पेरेंट्स की बहुत बड़ी, मैं समझती हूँ, जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को टाइम दें, उनको बताएं अच्छा बुरा। वही बात है, आपने ही बताना है। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली और उस एनवायरनमेंट में नहीं रहेंगे तो फिर बच्चे जो हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, और आपको बिल्कुल पता नहीं। बच्चों को इतना डरा के रखा होता है कि बच्चों की कम्युनिकेशन गैप है आजकल। मैं तो ये समझती हूँ पेरेंट्स। अच्छा, आप समझती हैं कि आजकल के दौर में डराने की वजह से ही कम्युनिकेशन गैप है? मुझे तो लगता है कि दूसरा जो बहुत ज़्यादा आप फ्रेंडली हैं लेकिन आपके पास टाइम नहीं है आजकल पेरेंट्स के पास, उसकी वजह से भी तो फैक्ट है कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं दे पा रहे। मैं लास्ट टाइम आई थी तो वो मैंने यही कहा था कि पेरेंट्स पैसों के पीछे भाग रहे हैं। फीमेल भी वर्किंग वूमेन बन चुकी हैं, मेल भी अपनी, उनका तो काम ही वो है अर्निंग करना, पैसा कमाना, बच्चों को देखभाल करना, उनको स्कूलिंग वगैरह करना। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आपका बच्चा आपका ब्रांड है, ये मैंने लास्ट टाइम भी कहा था। कम्युनिकेशन गैप मैं इसलिए कहती हूँ कि देखो, एक आप टाइम नहीं देते, दूसरा आप फ्रेंडली नहीं हो। बच्चा डर की वजह से अगर बाहर की बात आके आपको नहीं बताता। सेकंड मैं ये कहूँगी, अगर मुझे बच्चे देख रहे हैं या पेरेंट्स देख रहे हैं तो अपने बच्चों को ये समझाएं कि कोई भी बाहर का शख्स आपको कोई खाने पीने की चीज़ दे दे तो आपने नहीं लेनी, और ये वन टाइम नहीं करना। मुझे ये लगता है कि कोई भी इंसान है तो वो पहले आपको कॉन्फिडेंस में लेता है, उसको आपके साथ आपको फेवर देता है। आपको या तो कोई चॉकलेट ले देगा या आपकी जिस गेम्स में इंटरेस्ट है आपसे उस तरीके से बात करेगा। आप समझते हो कि ये मेरा फ्रेंड है या ये मेरी फ्रेंड है,
लेकिन वो असल में ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। आलिया थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। बड़े ये ऐसा टॉपिक है, मुझे लगता है इसके ऊपर टाइम थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए और हमारी आवाम के लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है इसके ऊपर, और बहुत अच्छे से आप ने बताया। और आई होप कि ये अवेयरनेस हर पेरेंट तक जाए, हर बच्चे तक जाए। और जो केसेस आपके पास आते हैं, आपकी हिम्मत है भाई, उन केसेस को आप देखती हैं, लेकिन हमारी तरफ से बस यही आवाम की तरफ से अपील है कि प्लीज़ इसके ऊपर आप लोग ही काम कर सकते हैं, क्योंकि लीगल वे में आप लोग ज़्यादा जानते हैं कि इसको जो सज़ाएँ हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन मस्ट हो जाए, वो इतनी सख्त हो जाए कि लोग जो है डरें ऐसी कोई गलत हरकत करते हुए। थैंक यू सो मच, आप आई, बहुत अच्छा लगा जी। हमारे साथ अभी मौजूद हैं तलहा अकरम, रिपोर्टर हैं रोज़ न्यूज़ से, ज्वाइन किया उन्होंने जी जूम पे। और ज़रूरी आमदनी मुकम्मल तौर पर जो है वो टैक्स से मुस्तशना है कि नहीं, इस हवाले से रिपोर्ट शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी तलहा, क्या रिपोर्ट लेकर आए हैं इस हवाले से? फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया शो में लेने के लिए। इस हवाले से पाकिस्तान में जो ज़राअत का शोबा है ये रीढ़ की हड्डी समझा जाता है पाकिस्तान की माइशत की, और ऐसे लाखों लोगों का रोजगार इससे जुड़ा हुआ है। तो इसी ज़राअत के हवाले से एक सवाल हमेशा से पूछा जाता है, रेज होता है पाकिस्तान में कि ज़राअत क्या टैक्स फ्री है या इसके ऊपर टैक्स क्यों नहीं लगाया जाता। बहुत सारी ये अबहाम पाया जाता है अवाम के जहनों में। तो बेसिकली ज़राअत ऐसा शोबा है जिसके ऊपर काफ़ी साल टैक्स, ऐसी बात नहीं कि टैक्स नहीं होता, टैक्स इसके ऊपर रहा है लेकिन बहुत कम रहा है। और ज़राई इनकम, ज़राअत का टैक्स बेसिकली होता है क्या, इससे मुराद ये है कि जो किसी के पास बागात हैं या किसी के पास कोई ज़राई ज़मीन है, उसके ऊपर से कोई जो गल्ला उगाता है या फसल उगाता है या फल उगाता है, उसको जब वो मंडी में फरोख्त करता है तो फरोख्त करने से उसको जो आमदनी मिलती है, उस आमदनी के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसको ज़राई इनकम टैक्स कहा जाता है। तो इसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रेज होते हैं। 2024 से पहले तक ये आमदनी जो ज़राई इनकम टैक्स है, इसके ऊपर जो टैक्स की रेशो थी वो काफ़ी ज़्यादा कम थी। 2024 में पाकिस्तान IMF के साथ मालियाती प्रोग्राम में जाता है। IMF की जानिब से ये शर्त आयद की जाती है पाकिस्तान पर कि ज़राअत के ऊपर जो टैक्स की शरह 15% है, इसको मजीद आगे बढ़ाकर दीगर टैक्सेस के जो तनासुब के हिसाब से बराबर किया जाए, उसके बराबर किया जाए दीगर टैक्सेस के हिसाब से। तो फिर एक नया जो माली साल 2025-26 का बजट आता है तो उसमें इसको रिन्यू किया जाता है। इसकी जो शरह है टैक्स की, जो 15% थी, उसको इंक्रीज किया जाता है। और उसमें आपके सामने मैं एदाद शुमार रखता हूँ। माली साल 2025-26 के बजट के मुताबिक जो एनुअल एग्रीकल्चरल इनकम है उसको 6 लाख तक जो एनुअल एग्रीकल्चरल इनकम है उसको टैक्स इस्तिस्ना करार दिया गया, मुस्तस्ना करार दे दिया गया कि 6 लाख तक जिसके पास इनकम होगी वो टैक्स फ्री होगा, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। और अबव 6 लाख से लेकर 1.2 मिलियन वाले एग्रीकल्चरल जिसकी इनकम है, एनुअल एग्रीकल्चरल इनकम, उसके ऊपर टैक्स की शरह 20% हुआ करेगी, या 15% सॉरी। और इसके साथ 1.2 मिलियन से लेकर 1.6 मिलियन एनुअल एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स की शरह 20%। इसी तरह 1.6 मिलियन से 3.2 मिलियन तक 30%, और 3.2 मिलियन से लेकर 5.6 मिलियन एनुअल एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स की जो रेशो है वो 40%। और अबव 5.6 मिलियन से जो एनुअल एग्रीकल्चरल इनकम है उसके ऊपर टैक्स की जो शरह है वो 45% तक कर दी गई। और अब लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जो टैक्स की वसूली है ये नहीं हो पा रही, क्योंकि एदाद शुमार हमें ये बताते हैं गो के 2024 में पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में जाता है, IMF की जानिब से शर्त आयद की जाती है, फिर माली साल 2025-26 के बजट में टैक्स की जो रेशो है उसको इंक्रीज भी किया जाता है, लेकिन टैक्स वसूली बहुत ज्यादा कम है। और इसमें जो पंजाब का जो माली साल 2025-26 का टारगेट था, जो कि एनुअल एग्रीकल्चरल इनकम से टैक्स कलेक्ट करना था, वो 3.99 बिलियन था पाकिस्तानी रुपया, जबकि जो कलेक्शन हुई वो 10.5 बिलियन हदफ था, कलेक्शन हुई 3.99 बिलियन, जो कि 38% बनती है। इसी तरह सिंध जो है वो भी तकरीबन 68% शॉर्टफॉल रहा, उसको भी टैक्स कलेक्शन करने में। इसी तरह जो बलोचिस्तान है उसको भी काफ़ी ज़्यादा शॉर्टफॉल रहा, और KPK को भी काफ़ी ज़्यादा शॉर्टफॉल रहा। तो जो टैक्स कलेक्शन है गो के शरह बढ़ चुकी है, लेकिन टैक्स कलेक्शन उस तरह नहीं हो पा रही। और चारों सूबों की सूरत हाल ये है कि जो टैक्स कलेक्शन का
हदफ तयन किया जाता है उतने पैसे जमा भी खजाने में नहीं हो पाते। कानून भी मौजूद है, शरह भी इंक्रीज हो चुकी है, लेकिन वसूली इतनी कम क्यों है, ये सवाल यहाँ पर रेज होता है, जिसका जवाब जो माहिरीन माइशत हैं वो कुछ इस तरह से देते हैं कि गो के काफ़ी सालों तक इसके ऊपर जो एनुअल एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स की शरह काफ़ी ज़्यादा कम रही है, उसकी वजह से रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाया ये शोबा, उसकी वजह से टैक्स कलेक्ट नहीं हो पा रहा। और इसके साथ दूसरी जो वजह बताई जाती है माहिरीन माइशत की जानिब से कि टैक्स वसूली का निज़ाम काफ़ी ज़्यादा पोशीदा है। इसी तरह मैंने आपके सामने एदाद शुमार रखे कि सूबों की जानिब से टैक्स कलेक्शन का हदफ काफ़ी ज़्यादा रखा गया, जबकि जो टैक्स कलेक्शन जमा हुई जो उनके ऊपर सूबों ने कलेक्ट किया वो काफ़ी ज़्यादा कम था। इसके साथ तीसरा और अहम पहलू ये है कि ज़रूरी आमदनी की दस्तावेज बंदी नहीं हो पाती। ये एक ऐसा शोबा है ज़रूरी आमदनी, यहाँ पर जो लेन देन है वो अक्सर और बेशतर हम देखते हैं कि वो लेन देन जो है वो बराह रास्त होता है। जो जब वो बराह रास्त होता है तो उसकी वजह से जो डाटा है वो कलेक्ट नहीं हो पाता, दस्तावेजात जमा नहीं हो पाती, उसकी वजह से दुरुस्त एदाद शुमार नहीं आते, और ये एक बहुत बड़ी वजह है टैक्स कलेक्शन के शॉर्टफॉल में। और इसके साथ चौथा और अहम पहलू ये है कि कानून भी मौजूद है, शरह भी इंक्रीज हो चुकी है, लेकिन कानून का मुअस्सर निफाज ना होने की वजह से सूबे जो है वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाते। और माली साल 2025-26 में पंजाब को 38% का शॉर्टफॉल रहा, जबकि सिंध जो है वो 68% शॉर्ट कलेक्ट कर सका। इसी तरह KPK को 62% वो कलेक्ट कर सका, और सिर्फ बलोचिस्तान 0.7% कलेक्ट कर सका अपनी जो एनुअल एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स का हदफ मुकर्रर किया गया था इन सूबों की जानिब से। जी, आपने बड़े डिटेल में रिपोर्ट शेयर की है, लेकिन जो आम फार्मर है या जो आम बंदा है हमारे मुल्क का, उसको सिर्फ ये जानना है कि जब ये कहा जाता है कि ज़राअत पर कोई टैक्स नहीं, वो क्यों कहा जाता है? ये एक तासुर पाया जाता है गवर्नमेंट की जानिब से, कभी भी ये नहीं कहा गया कि इसके ऊपर टैक्स नहीं है, लेकिन ये एक क्रिटिसिज्म के तौर पर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जाता है ये कहकर कि ज़राअत के ऊपर टैक्स नहीं है। तो अब ये एदाद शुमार जो है वो गवर्नमेंट की जानिब से भी कुछ सामने रखे गए, लेकिन गवर्नमेंट भी कभी खुलकर इस मामले के ऊपर पब्लिक के सामने आज तक नहीं आई कि पब्लिक को गाइड किया जा सके कि टैक्स है या नहीं है। उसकी जो वजह मुझे समझ में आती है क्योंकि टैक्स कलेक्शन इतनी ज्यादा कम है और टैक्स कलेक्ट करने में काफी ज्यादा मसाइल हैं, क्योंकि अक्सर जो पाकिस्तान के मगरमच्छ हैं वो इसी शोबे से वाबस्ता हैं और उनसे टैक्स कलेक्ट करना शायद गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है। माइट इज राइट वाली यहाँ पर बात है, तो उस वजह से गवर्नमेंट भी इस तरह सामने नहीं आती और पब्लिक को भी। मुझे ये बताएं कि फिर कहाँ पर किस शोबे में उनके लिए पॉसिबल है? हर जगह यही हालात हैं? एग्जैक्टली हर जगह पर यही हालात हैं, और गवर्नमेंट की हमेशा से ये कोशिश रही है कि आम आवाम से टैक्स कलेक्ट किया जाए। आपको भी इसमें आइडिया होगा कि गवर्नमेंट के पास दो ऐसी चीजें हैं, एक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा पेट्रोलियम। गवर्नमेंट अभी जब ये पेट्रोल महंगा हो रहा था आलमी मार्केट्स में, उसके फौरी असरात पाकिस्तान पर पहुंच रहे थे। पेट्रोल 400 प्लस क्रॉस कर गया, लेकिन जैसे आलमी मार्केट्स में पेट्रोल की कीमत कम हुई तो वो वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक जो कभी कहा करते थे कि जैसे कम होगा फौरी आवाम को रिलीफ दिया जाएगा, और अब रिलीफ दिया गया, 2 रुपए का रिलीफ दिया गया आवाम को। तो ये दो ऐसी चीजें गवर्नमेंट के पास हथियार के तौर पर हैं जो आम आदमी के लिए हमेशा से इस्तेमाल की जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आई विश कि जी ये जो टैक्स वाले मसाइल हैं हमारे मुल्क में ये हल हो सकें, क्योंकि जिस शोबे की बात करें वहाँ पर यही पॉइंट रेज होता है कि टैक्स कलेक्शन नहीं हो पा रही। आम बंदे से पूछो वो बेचारा टैक्स दे दे के मर रहा है। आम आवाम जो है वो बोझ तले दबती जा रही है, कर्ज़ों के, सारे कर्ज़ों का बोझ उसी पे है। तो आखिर ये लोग जो टैक्स से इस्तशना हो जाते हैं, जो कि टैक्स से बच जाते हैं, इनकी पकड़ कब होगी और कैसे होगी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। थैंक यू सो मच तलहा, बहुत अच्छा लगा आपने जी आप आए और आपने ज्वाइन किया और रिपोर्ट शेयर की। इस हवाले से हमारा काम है आवाज़ उठाना, हमारा काम है पॉइंट को रेस करना, बाखबर रखना आपको भी और ख़ुद भी बाखबर रहना, क्योंकि एक बाखबर माशरा ही जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियों को बेहतर तौर पर समझ सकता है। आपसे इजाज़त चाहेंगे, हमारे शो का टाइम ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।